नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुकुल पर। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा विधानसभा में सेशन 2025-26 के लिए वित्तीय बजट पेश किए गए। अब आज हम चर्चा करेंगे कि इस वित्तीय बजट में शिक्षा विभाग को क्या मिला और शिक्षा विभाग को जो मिला, क्या उससे सरकारी विद्यालयों, सरकारी महाविद्यालयों, सरकारी विश्वविद्यालयों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों, पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को कितना लाभ पहुंचने वाला है? पूर्व की ही स्थिति रहेगी या फिर आगामी वर्ष में स्थिति में कुछ बदलाव होंगे? क्या सभी को ससमय वेतन मिल पाएंगे? क्या जो रिटायर्ड शिक्षक शिक्षणेतर कर्मी हैं उनको ससमय पेंशन का भुगतान हो पाएगा? क्या पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको जो विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ मिलते हैं, क्या वो मिल पाएंगे? क्या जीर्णोद्धार हो पाएगा सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों का? क्या नए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय भी बिहार में खोले जाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा हैं, क्या यह जो बजट लाई गई है उसके तहत नई भर्तियों का ही प्रावधान है अथवा नहीं? सर्वप्रथम यदि हम आपको बताते चले कि इस बार का जो शिक्षा विभाग के मद में वित्तीय बजट से जो हिस्सेदारी दी गई है वह सर्वाधिक है। पूरे बजट का लगभग 20% जो है वह हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया गया है। यदि हम राशि की बात करें तो 2025-26 हेतु 60,965 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग को दिया गया है। इसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। योजना मद में 22,700 रुपए, योजना मद में 22,700 करोड़ रुपए और स्थापना मद में 38,264 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अपेक्षा यह थोड़ा अत्यधिक का बजट है। पिछला जो सेशन था 24-25 का उसमें 52,639 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि इस बार 60,965 करोड़ यानी लगभग 700-800 करोड़ रुपए जो है अत्यधिक इस बार के बजट में शिक्षा विभाग को हिस्सेदारी दी गई है। अब हम बताते हैं आपको कि ये जो शिक्षा विभाग के मद में ये जो बजट का 19-20% हिस्सेदारी दिया गया है, आखिर किन किन कार्यों के लिए दी गई है और बजट के साथ ही कौन कौन से जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होने वाला है उसका अनुशंसा किया गया है, तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे बारी बारी से। सर्वप्रथम तो रोजगार देने की जहां तक सवाल है तो सरकार का यह कहना है और उसने जो आंकड़ा दिया है कि 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष रहा उसमें 4,27,866 नियुक्तियां हो चुकी है, इस प्रकार से सरकार की दावा है। और 2025-26 में 1,40,000 नई नियुक्तियां दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं चूंकि नीतीश सरकार का सबसे अत्यधिक जोर महिलाओं और एससी एसटी वर्ग के विकास पर रहा है, तो यदि हम बात करें एससी एसटी वर्ग के विकास को लेकर के तो शिक्षा के क्षेत्र में एससी एसटी वर्ग के बच्चों का अत्यधिक भागीदारी हो, इस हेतु उनके लिए अलग से विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने कदम बढ़ाते हुए और यह जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का है इसमें 14 एससी एसटी रेसिडेंशियल स्कूल खोलने की बात कही जा रही है और इसकी अनुशंसा जो है बजट घोषित करने के साथ ही कर दी गई है। इसमें 1443 करोड़ 8 लाख रुपए जो है प्रावधान किया गया। पूरे राज्य भर में 720 आवासीय विद्यालय खोलने हैं, जिसमें 14 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय जो है इसी फाइनेंशियल ईयर में खोले जाएंगे। वहीं जो योजना मद में 22,700 करोड़ रुपए जो दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के योजना मद में, तो उसके तहत पूरे राज्य भर के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनका कायाकल्प किया जाएगा।
नए विद्यालय का निर्माण किया जाएगा, पुराने विद्यालय का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो पूरे बिहार भर के हजारों ऐसे विद्यालय हैं जहां पर भवनों के निर्माण की आवश्यकता है, जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, कैंपस निर्माण की आवश्यकता है, शौचालय की आवश्यकता है, पुस्तकालय की आवश्यकता है, रसोई घर की आवश्यकता है, भंडार गृह की आवश्यकता है, कार्यालय की आवश्यकता है। साथ ही साथ विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में फर्नीचर की भी आवश्यकता है, उपस्कर की भी आवश्यकताएं हैं एवं अन्य विभिन्न जो उपकरण हैं जो विद्यार्थियों के शिक्षण में सहायक होते हैं, तो उन सारे उपस्कर और उपकरण की भी खरीदारी की जाएगी। तो ये सारे जो है सरकार के द्वारा इस बजट के तहत योजना तैयार किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा सबसे अच्छी शिक्षा का संकल्प दोहराया गया है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल का भी इरादा जताया गया है। बिहार सरकार का साफ मानना है कि जो रूसा और पीएम श्री योजना है उसको जमीन पर सकारात्मक रूप से उतारने की कोशिश करना है। सरकार के शिक्षा बजट में केंद्र प्रायोजित रूसा का अर्थ है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और पीएम श्री योजना का अर्थ है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया को पूरी तरह जमीन पर उतारने की कोशिश की जाएगी ताकि इन योजनाओं से अधिक वित्तीय मदद केंद्र से लिया जा सके। एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो इस योजना के तहत यदि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार यदि धरातल पर उतर करके सकारात्मक रूप से कार्य करती है तो केंद्र सरकार अत्यधिक इसमें आर्थिक मदद पहुंचाएगी और जिससे बिहार सरकार जो है अपने राज्य के जो सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करने में भूमिका अदा कर पाएगी। तो इस प्रकार जो है सरकार ने नीति तय किया है। अब यदि हम बात करें और क्या क्या इस बजट के तहत और इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने घोषणाएं की है, तो 836 सेकेंडरी +2 स्कूलों में अगले माह यानी 1 अप्रैल से 6ठी से 8वीं की भी पढ़ाई होगी। अब वैसे सरकारी विद्यालय जहां अभी 10वीं तक है, 9वीं 10वीं का पढ़ाई होता है, वहां 6ठी से 10वीं तक का पढ़ाई होगा। और ऐसे सरकारी विद्यालय जहां 9वीं से 12वीं तक या सिर्फ 11वीं 12वीं की पढ़ाई होती है, वहां 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। तो इस प्रकार से भी योजना तैयार किया गया है और यह जो योजना है वह पीएम श्री के तहत जो है इस प्रकार से योजनाएं बनाई गई है। इसमें जो है नजदीक का जो मिडिल स्कूल है वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में उसको मर्ज कर दिया जाएगा। मर्जर के बाद जो है आसपास का जो प्राइमरी स्कूल है उसी को मध्य विद्यालय बना दिया जाएगा और प्रधानाध्यापक का जो पद है उसका प्रत्यार्पण कर दिया जाएगा, सृजित कर दिया जाएगा, या फिर प्रधान शिक्षक के पद पर जो है नई रिक्तियां के तहत जो है भर्ती ली जाएगी। तो इस प्रकार से प्रावधान किया गया है। पूरे राज्य भर में 534 प्रखंड है, लेकिन 534 प्रखंड में अब तक जो है उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कॉलेजेस नहीं है। तो इसका भी इस वित्तीय वर्ष में जो है इस वित्तीय बजट के तहत जो है प्रावधान किया गया है। अभी तक 534 प्रखंड में से 358 ऐसे प्रखंड है जहां पे डिग्री कॉलेजेस नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के 77 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी यदि बिहार प्रदेश के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेजेस नहीं थी तो अब तक कैसे आखिर वहां के उस प्रखंड के जो विद्यार्थी होंगे, जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं होंगे, वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। तो जो डिग्री कॉलेजेस को दुरुस्त होने साथ ही हाई स्कूल को या +2 स्कूल को दुरुस्त होने के कारण भी जो है खास करके छात्राएं 8वीं 10वीं करने के बाद वो विद्यालय छोड़ देते थे, पढ़ाई छोड़ देते थे। लेकिन अब सरकार जो है पूरी तरह से इस पर समर्पित है। आपने देखा कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें बिहार के लगभग सभी पंचायतों में +2 हाई स्कूल जो है बना दिया गया है। तो कम से कम 12वीं तक तो पंचायत भर के जो छात्र छात्राएं हैं वो पढ़ेंगे ही, जो छात्राएं हैं उनको खास करके लाभ तो मिलेगा ही। अब जो है प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेजेस बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। तो 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेजेस की स्थापना होगी और जब ये स्थापना हो जाएंगे तब जो है प्रखंड में निवास करने वाले जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनको अत्यधिक लाभ मिलेगा। वे जो है अपने प्रखंड अधीन स्थित महाविद्यालय में डिग्री कॉलेज में जो है वो कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही लेंगे, अन्य जो डिग्रियां ग्रेजुएशन स्तर का होता है वो हासिल कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है सरकार ने ये जो फाइनेंशियल ईयर आरंभ होने वाला है 2025-26 का उसमें जो है प्रावधान किया गया है। अब ये जो प्रखंड स्तर पर कॉलेजेस खोले जाएंगे वो प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकता है।
जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वो सरकारी स्तर से स्थापित किए जाएंगे और प्राइवेट जो कॉलेजेस होंगे उनको जो है सरकार स्वीकृत करेगी, उसको जो है रजिस्टर्ड करेगी और चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होगा ताकि वहां के जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको अत्यधिक लाभ मिल सके। इस प्रकार जो है इस बार के चूंकि शिक्षा मद में इतना अत्यधिक बजट देने का मुख्य कारण यह है अप्रत्यक्ष रूप से कि इसी वर्ष 2025-26 में ही इसी फाइनेंशियल ईयर में 2025 के अंत में जो है विधानसभा का चुनाव होना है और वर्तमान जो सरकार है वो कतई नहीं चाहती है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत जो शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मी है उनको नाराज किया जाए, जो युवा पीढ़ी है वो नाराज हो, जो छात्र छात्राएं हैं वो नाराज हो। चूंकि 12th जब पास कर जाता है कोई भी बच्चा तो वह लगभग 18 साल का हो ही जाता है और वह एक नया वोटर होता है। अब जब 12th पास करेगा बच्चा और उसको उसी के प्रखंड में जब डिग्री कॉलेजेस मिलेंगी तो अवश्य भावी है कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है उसका रुझान वर्तमान सरकार की ओर होगा और वह जो है खुल करके वर्तमान सरकार को मत प्रदान करेगा, सपोर्ट करेगा। साथ ही जो शिक्षक और शिक्षणेतर हैं सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं, सरकारी महाविद्यालयों, सरकारी विश्वविद्यालयों में, तो अब इतना बड़ा बजट जो है वो शिक्षा के मद में दिया गया है और इससे कहीं ना कहीं जो है इस फाइनेंशियल ईयर में कतई नहीं चाहती है सरकार कि किसी का वेतन का पैसा रुके, किसी का पेंशन का पैसा रुके, साथ ही जो छात्रवृत्ति का पैसा है विद्यार्थियों का वह रुके और अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में विकासात्मक कार्य हैं वो कहीं बाधित हो, क्योंकि सबसे अत्यधिक यदि समाज पर प्रभाव होता है तो वह पढ़े लिखे लोगों का होता है। तो इसलिए जो है पढ़े लिखे वर्ग को, चाहे वर्ग वह शिक्षक के रूप में हो, चाहे वर्ग वह जो है वो छात्र के रूप में हो, शिक्षार्थी के रूप में हो, किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती है सरकार। इसलिए सबसे अत्यधिक बजट का जो हिस्सा है वह शिक्षा के मद में दिया गया है। छात्रों को दिए जाने वाले जो छात्रवृत्ति का रकम है वो भी दोगुना कर दिया गया है। आगामी जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अब तक जिस छात्र या छात्रा को जितना छात्रवृत्ति की राशि मिलता था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उससे उसको आगामी जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है 1 अप्रैल से, तो उसमें जो है चाहे वो मासिक मिलता हो, वार्षिक मिलता हो, उसको दोगुना करके दिया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान बनाए गए जो है आगामी फाइनेंशियल ईयर के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक सुदृढ़ता आए, शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ेपन का दाग लगा है बिहार के ऊपर वो धुल पाए और आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को अत्यधिक फायदा पहुंच पाए। इन सारे विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए और सरकार ने इतना बड़ा बजट शिक्षा विभाग को दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बार के शिक्षा में जो बजट दी गई है उससे आप शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षार्थी हो, आप बेहद ही खुश होंगे। साथ ही जो शिक्षार्थी के अभिभावक हैं वो भी खुश होंगे कि उनको बच्चों को सरकारी लाभ इतने व्यापक स्तर पर मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।